अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू ऑल विल बी फाइन, होप यू ऑल विल बी गुड। मेरा नाम है इमरान खान, आप सबको डॉक्टर हाकानम चैनल में वेलकम कहता हूँ। डियर स्टूडेंट, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए, केमिस्ट्री को समझने के लिए ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ सवालात कर लेता हूँ। आपने H2O के अंदर सुना होगा कि ऑक्सीजन ज़्यादा पावरफुल है, इसका क्या मतलब है? या सबसे सेल्फिश एलिमेंट कौन सा है? पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे सेल्फिश एलिमेंट कौन सा है? ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं जो कि जहन में आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल इस टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बगैर वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं और नोट करना स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस करूंगा, कौन कौन से फैक्टर है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफरेंस करते हैं, पोलर नॉन पोलर में क्या डिफरेंस होता है, इसके अलावा इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ईच एंड एवरी पॉइंट। सो मेरा नाम है इमरान खान, आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, लेक्चर को नोट करना स्टार्ट कर लें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डियर स्टूडेंट्स की डेफिनेशन क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन ए केमिकल बॉन्ड। टेंडेंसी बोलते हैं रुझान को, ध्यान नहीं होता, रुझान, ठीक है। ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, की कोई भी एटम जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी तरफ जो अट्रैक्ट कर रहा होता है, इन ए केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। क्या मतलब इस बात के? इसके अंदर मैंने कुछ वर्ड यूज किए हुए। टेंडेंसी का मतलब क्या हुआ? रुझान, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करना? अट्रैक्ट करना। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? सबसे पहले तो आपको एटम का पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट। व्हाट इज एटम? एटम किसको कहते हैं? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं, ठीक है। मैटर के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम कहते हैं, एटम, ठीक है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है, मैं इस एग्जांपल को समझा देता हूँ। एग्जांपल है HCl। HCl किसको कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या कहते हैं? HCl कहते हैं। इसमें एक हाइड्रोजन है और एक क्या है? क्लोरीन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास है 17 इलेक्ट्रॉन। मैं हाइड्रोजन का एटम ड्रॉ कर लेता हूँ। यह आ गया न्यूक्लियस, यह आ गया पहला शेल, और हाइड्रोजन के पास है ये 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास आ गया ये 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ क्लोरीन की। क्लोरीन के एटॉमिक नंबर है 17, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 17 होंगे। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? जी जी स्टूडेंट, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बहुत डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस किया है। एटम बॉन्ड क्यों बनाता है? पहले शेल के अंदर आते हैं 2n² से, ये फार्मूला है, n शेल को कहते हैं। जब पहला शेल होगा तो 2 × 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। दूसरे के अंदर कितने आते हैं? 2 × n का स्क्वायर। अब दूसरा शेल है तो n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 8। तो दूसरे शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? टोटल हो गए 10। क्लोरीन के पास कितने होते हैं? 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे शेल की। तीसरे शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 × n का स्क्वायर। अब n इज इक्वल टू 3 है, तो तीसरे शेल के अंदर कितने आ जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। टोटल थे मेरे पास 17, 10 हमने रख लिए, पीछे कितने बच गए? 7 इलेक्ट्रॉन बच गए। 1 2 3 4 5 6 7। ये है हाइड्रोजन का एटम और ये है क्लोरीन का एटम। मैं ऊपर लिख भी दूँ, हाइड्रोजन, ये है क्लोरीन का। स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, एटम स्टेबल होने के लिए क्या कर रहा होता है? अपने आखिरी शेल को फिल कर रहा होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये कुछ जो सिंगल शेल एटम्स होते हैं, इनके लिए रूल क्या था कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो तभी वो क्या होगा? स्टेबल होगा। बाकी सब के लिए रूल क्या था कि अगर आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हुए तो क्या होगा? स्टेबल होगा। हाइड्रोजन को देखो, इसके पास आखिरी शेल में कितने? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या है कि ये स्टेबल नहीं है। क्लोरीन को देखो, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। चाहिए कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। सो क्लोरीन भी क्या है? स्टेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी इसके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी क्या है? इसके पास है। ये दोनों क्या कर लेते हैं? अपने एक इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर कर लेते हैं। जब इन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करने को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। इन्होंने आपस में क्या किया? बॉन्ड बनाया। इन्होंने आपस में क्या बनाया? बॉन्ड बनाया। बॉन्ड किसको कहते हैं?
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम, दो एटम के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। ये हाइड्रोजन समझेगा कि इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, सो 1 2, ये क्लोरीन समझेगा कि इसका इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, आखिरी शेल में 8, इसके आखिरी शेल में क्या हो गया, 2 बन गए, सो क्या बन गया हमारे पास, HCl बन गया। जब दो डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड या मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल भी कहते हैं इसको, हम कंपाउंड भी कहते हैं। अब क्या बन गया, HCl बन गया, इन दोनों के दरमियान क्या है, बॉन्ड है। अच्छा अब डिफिनेशन पे आओ, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर किसको बोलते हैं, जोड़े को बोलते हैं, किसको, जोड़ा, ठीक है, मतलब दो, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर देखा जाए क्लोरीन ने बाकी किसी इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, हाइड्रोजन के पास था ये एक, हाइड्रोजन ने अपने एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इन दोनों का क्या बन गया, एक पेयर बन गया, और ये दोनों आपस में शेयर किए गए ना, सो दिस इज कॉल्ड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या कहते हैं, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब क्या होगा, इन दोनों में से वो एटम जो ज्यादा ताकतवर होगा वो क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सो जब कोई एटम किसी भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से दो एटम के दरमियान, वो एटम जो इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इस पावर को, इस सलाहियत को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को, इन दोनों, अपना इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन के पास है ही है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। डियर स्टूडेंट मुझे बताओ, हाइड्रोजन, डियर स्टूडेंट मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, डियर स्टूडेंट बताओ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, बाकी शेल में क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब इस क्लोरीन ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, क्लोरीन ज्यादा ताकतवर है, क्लोरीन ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। हमें कैसे पता चले क्लोरीन ज्यादा ताकतवर है, ये मैं आगे डिस्कस करूंगा, फिलहाल के लिए आप समझ लो कि हाइड्रोजन थोड़ा कमजोर है, क्लोरीन क्या है, ताकतवर है। क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। जब अट्रैक्ट किया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। सो क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, सो क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब मुकम्मल तौर पे इस बॉन्ड को, अपनी इलेक्ट्रॉन को इससे लिया नहीं है, सिर्फ अट्रैक्ट किया है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। पार्शियल किसको बोलते हैं, पार्शियल बोलते हैं आरजी, मतलब अभी मुकम्मल मुस्तकिल इसके ऊपर चार्ज नहीं आया, थोड़ा सा इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब हाइड्रोजन के पास था ही एक इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन चला गया, तो पीछे क्या बच गया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव किसकी वजह से, प्रोटॉन। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है, उसके ऊपर आते हैं प्लस चार्ज, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जब एटम अपने इलेक्ट्रॉन को देता है किसी दूसरे को, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, प्लस। वो एटम जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उसके ऊपर कौन सा, माइनस। प्लस वाले आयन को हम क्या कहते हैं, केटायन। प्लस वाले आयन को हम क्या कहते हैं, केटायन। माइनस वाले को हम क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की आपको समझ आई कि नहीं। जिस तरह मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम डिफरेंट स्केल से मालूम कर रहे थे, केमिस्ट हम इनको डायरेक्टली नहीं मालूम कर सकते, लेकिन केमिस्ट ने हमें कुछ स्केल दिए हैं कि जिनके जरिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड कर सकते हैं। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी बट केमिस्ट यूज स्केल टू असाइन वैल्यू। हर एक एटम को स्पेसिफिक वैल्यू दी गई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ठीक है। जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 3.0, हाइड्रोजन की होती है 2.1। मुझे बताओ क्लोरीन ज्यादा ताकतवर हुआ कि नहीं, क्लोरीन की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, 3.0 है। हाइड्रोजन की कितनी है, 2.1 है। सो क्लोरीन इन दोनों में क्या हुआ, ज्यादा ताकतवर हुआ। तो क्लोरीन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो डियर स्टूडेंट ये अभी मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट डिस्कस किए, अभी हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं, फैक्टर इफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पोलर और नॉन पोलर में क्या फर्क होता है। ये स्टूडेंट अभी हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन मैं जो चंद सबसे इंपॉर्टेंट है उनको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, और आपको वो अभी के अभी ही याद करना है, ठीक है। पहले मैं डिस्कस करूँगा, फिर बाद में इनको एक्सप्लेन करूँगा, ये आपको याद करना है। पहली बात है कि एटॉमिक साइज, एटम की साइज। स्मॉलर एटम अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली, सो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। आप अभी इमेजिन कर लो, वो एटम जिसका साइज छोटा होगा पीरियोडिक टेबल में,
उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। वो एटम जिसका साइज छोटा, साइज का मतलब क्या हुआ, यहाँ मिसाल के तौर पे एक एटम है ये न्यूक्लियस, दूसरा एटम है ये, इन दोनों में से जिस एटम का साइज कम हुआ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। पहली बात। दूसरी क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ना, या नेगेटिव चार्ज? कौन सा चार्ज होता है न्यूक्लियस पे? न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। जितना न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज ज्यादा, चार्ज किसकी, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज किसकी वजह, ड्यू टू प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, दैट्स व्हाई न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा इतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। क्या मतलब इस बात का, एक न्यूक्लियस उसके अंदर है 2 प्रोटॉन, उसके ऊपर 2 प्लस चार्ज होगा। दूसरा न्यूक्लियस के अंदर 10 प्रोटॉन। अब मुझे बताओ कहाँ पे प्लस चार्ज ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है ना। जितने प्रोटॉन ज्यादा उतने ही पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, तो इसका मतलब क्या, उतना ही न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा इतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा। तीसरी क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट मैं आगे समझा देता हूँ। शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं एटम के अंदर जो, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एक एटम है, उसके अंदर 3 शेल हैं, ये शेल भी इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं, ये भी भरा हुआ है, और कुछ इलेक्ट्रॉन जो है तीसरे शेल में। अब आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहे होते हैं। सो इसके अंदर आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन यही है, ये हिस्सा लेगा बॉन्ड बनाने में। अब यहाँ पे है न्यूक्लियस, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब मैंने आपसे दूसरा पॉइंट क्या डिस्कस किया, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट कर रहा है, दरअसल ये तो न्यूक्लियस। आपने ये रूल पढ़ा होगा कि अनलाइक चार्जेस आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है, न्यूक्लियस नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा होता है। सो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो अब मुझे बताओ, बीच में ये इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसको रिपेल कर रहे हैं। क्यों, इनके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी क्या है, नेगेटिव चार्ज। जबकि हमारे पास सेम चार्जेस जो होते हैं वो आपस में क्या कर रहे होते हैं, रिपेल कर रहे होते हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहे होते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉन भी पाए जा रहे हैं ना, तो ये क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे। इस इफेक्ट को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। जितने शील्डर इफेक्ट ज़्यादा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पा रहा है, बीच में कुछ और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जो उसको खींचने में रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। इसके अलावा चौथा करेक्टर है हाइब्रिडाइजेशन। जब हमारे पास, अच्छा मैं आपसे कहता हूँ आप कहाँ रहते हो, आप अपने कंट्री का नाम लोगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, फिर आप मुझसे पूछोगे पाकिस्तान में कौन से प्रोविंस में रहते हो, तो मैं पाकिस्तान में KPK में रहता हूँ। अब KPK में कहाँ रहते हो, डिस्ट्रिक्ट मानसेरा में। सो इन सेम केस सबसे पहले क्या होता है, एटम होता है। एटम के अंदर क्या होते हैं, शेल होते हैं। शेल के अंदर क्या होते हैं, सब शेल होते हैं। ये आपने पढ़े होंगे, सब शेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन इलेक्ट्रॉन की कहाँ होती है, एटम के अंदर, ऑर्बिटल में। मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट, आप कहोगे एटम में। एटम में कहाँ, सब शेल में। सब शेल में कहाँ, शेल के अंदर सब शेल। सब शेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल। जब डिफरेंट ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो वो कुछ नए ऑर्बिटल बना रहे होते हैं। जिस तरह हमारे पास ऑर्बिटल S P D F, ये 4 ऑर्बिटल हैं, ये जब मिलते हैं, जिस तरह हमारे पास S और P मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, SP ऑर्बिटल बनाएंगे। ये एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, आई होप कि आपने पढ़ा होगा। जितना S करेक्टर ज़्यादा, जिसके अंदर S ऑर्बिटल ज़्यादा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ही ज़्यादा। इनको आप याद कर लो। अभी 1 बाय 1 मैं इनको एग्जाम्पल से कुछ समझा देता हूँ, जिसमें आपको पीरियोडिक टेबल को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट, अभी आपके सामने मैंने एक पीरियोडिक टेबल ड्रॉ किया हुआ है। इस पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी था, इससे बहुत सारे पॉइंट्स जो आपके क्लियर हो जाएंगे। पीरियोडिक टेबल क्या होता है, ये एक ऐसा टेबल है जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट को अरेंज किया हुआ है एक प्रॉपर सीक्वेंस में। ठीक है, अगर इसमें बात की जाए, स्टार्ट कहाँ से होता है, हाइड्रोजन से। टोटल कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। कितने ब्लॉक होते हैं, S P D और F, 4 ब्लॉक होते हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे हम उसी को डिस्कस करेंगे। जैसे एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो क्या है, एटॉमिक नंबर है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान वगैरह वगैरह। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था, एटम का जितना साइज छोटा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन को अगर देखा जाए, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1। ये इसका एटम आ गया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 ये इलेक्ट्रॉन है। हीलियम, डियर स्टूडेंट, जो नोबल गैसेस है आपने इनका नाम सुना होगा, हीलियम, नियान, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेंडॉन,
नोबल गैसेस ऑलरेडी स्टेबल है। कैसे? हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। इसका मतलब क्या है? इसके पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है। नियॉन की अगर बात की जाए एटॉमिक नंबर है 10। पहले शेल के अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ऑक्टेट रूल के मुताबिक आखिरी शेल इसका कंप्लीट, डुप्लीट रूल के मुताबिक आखिरी शेल इसका कंप्लीट, सो दे आर स्टेबल। तो इसका मतलब क्या है? पीरियोडिक टेबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ नोबल गैसेस ऐसी हैं कि जो कोई बॉन्ड नहीं बनाती, वो सिंगल एटम की फॉर्म में रहती है। बाकी जितने भी इन सबको बॉन्ड बनाना पड़ता है। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, इस वाली पट्टी को सारी को छोड़ दो। अब आओ लिथियम के ऊपर। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, ये आ गया हाइड्रोजन का। अभी हम डिस्कस करते हैं लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 होंगे, 1 2। पहला शेल हो गया, पहले शेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। सो दूसरे शेल के अंदर कितने आ जाएंगे? 1। टोटल कितने हो गए? 3। लिथियम की बात करते हैं हम बेरिलियम की। बेरिलियम को अगर देखा जाए एटॉमिक नंबर है 4, पहले शेल के अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम बात करते हैं बोरॉन की। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 5 हो गए। बोरॉन के बाद हम बात करते हैं कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। अच्छा, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया लिथियम, ये हो गया बेरिलियम, ये हो गया बोरॉन। अब हम बात करते हैं कार्बन की। एटॉमिक नंबर है 6। न्यूक्लियस आ गया, पहले आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। अच्छा, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में मैं डायरेक्टली फ्लोरीन की बात करता हूँ, ठीक है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। इसका आ गया एटम, पहले शेल के अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर कितने आ जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। डियर स्टूडेंट, ये मैंने आपके सामने जो हमारे पास सेकंड ग्रुप के एलिमेंट थे, मैंने इनको आपके सामने लिखा हुआ है। देखा जाए हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन का साइज क्या है? सबसे छोटा है। क्यों? हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक ही शेल है। हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही शेल है, बाकी सबके अंदर कितने शेल आ रहे हैं? 2 शेल आ रहे हैं। जब 2 शेल आ रहे हैं तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इस शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए, पहले शेल के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से कौन सा इफेक्ट होगा? शील्डिंग इफेक्ट। और अभी आपको मैंने बताया कि जिसमें शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा, उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो जब हम नीचे की तरफ आएंगे, देखो हाइड्रोजन के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पहला शेल है। लिथियम के लिए कितने शेल आ रहे हैं? पहला और दूसरा। लिथियम के लिए कितने आ रहे हैं? 2 शेल। जब हम नीचे सोडियम की बात करेंगे, सोडियम के एटॉमिक नंबर होता है 11, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरे शेल के अंदर 8 आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो शेल क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। नीचे की तरफ आ रहे हैं तो शेल बढ़ते जा रहे हैं, सो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता जाएगा? ज्यादा होता जाएगा। जब शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता जाएगा, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? सबसे कम होगी। सो पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? जो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। सो यहाँ पे कौन से प्रेजेंट है? हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सीजियम और फ्रांसियम जो होते हैं ना, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम है। क्यों? इनका साइज सबसे बड़ा, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहे हैं तो शेल बढ़ते जा रहे हैं, शेल के बढ़ने से इनका साइज बहुत बढ़ जाता है। दूसरी बात क्या है? इनमें शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। कितनी होती है? 0.7 के बराबर होती है। अब मैं बात करता हूं इस सीक्वेंस में। अब हम बात करते हैं, मुझे बताओ, यहाँ पे है 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज कम है, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 6, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज क्या है? ज्यादा है। यहाँ पे कितने? 9। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा और इसका साइज भी क्या है? कम है। न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा और साइज भी क्या है? कम है। सो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे क्या होगी? ज्यादा होगी। नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे देखो इसके अंदर कितने शेल आ रहे हैं? 2 शेल। इस वाले के अंदर कितने आएंगे? 3, इसके अंदर 4, इसके अंदर 5। शेल बढ़ते जा रहे हैं, साइज क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इसका साइज सबसे छोटा और न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा। तो न्यूक्लियर चार्ज के ज्यादा होने की वजह से और साइज के छोटे होने की वजह से पीरियोडिक टेबल में सबसे सेल्फिश एलिमेंट कौन सा है? वो है फ्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट बराबर होती है 4.0 के। सो पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की होती है।
जब हम पीरियोडिक टेबल में इस डायरेक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, लेकिन जब इस डायरेक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों? जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो सेल का जो हमारे पास एटम का साइज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। लेकिन जब हम इस सीक्वेंस में जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है ना। एटॉमिक नंबर बढ़ने से प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर कहते हैं किसको, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहते हैं ना। तो जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, तो प्रोटॉन के बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा किसकी है, फ्लोरीन की है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको पहला पॉइंट समझ में आया होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। एटॉमिक साइज जितना कम होगा इतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। दूसरा पॉइंट क्या था, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा इतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा इतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। तो ये थे कुछ पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कस किए। अगर बात की जाए पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस द पीरियड, पीरियड किसको कहते हैं, एक होते हैं हमारे पास पीरियड, एक होते हैं ग्रुप। डियर स्टूडेंट, अभी मैं पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग एक दो चीजें डिस्कस कर लेता हूं, अब फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल को हमने क्लासिफाई किया हुआ है पीरियड और ग्रुप में, पीरियड और ग्रुप में। जब हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे, राइट टू लेफ्ट हमारे पास क्या होते हैं, राइट टू लेफ्ट हमारे पास होते हैं पीरियड, ठीक है। और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, अप से डाउन आएंगे, ये हमारे पास होते हैं ग्रुप। जिस तरह मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है। जबकि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये क्या है, हमारे पास एक पीरियड है। तो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि जैसे ही हम ऊपर से नीचे आएंगे, जैसे ही हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, सो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि पहले एटम का साइज छोटा, उसके बाद बड़ा, एटम का साइज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जितना ही न्यूक्लियस से फासला बढ़ता जाएगा इतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब हम बात करते हैं पीरियड की। पीरियड जैसे ही हम इस तरफ से उस तरफ जा रहे हैं, मतलब लिथियम, बेरिलियम, ये आ गया लिथियम, ये आ गया बेरिलियम, ये आ गया बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। अब मुझे बताओ, सबके अंदर दो ही शेल हैं, इसके अंदर भी दो हैं, इसके अंदर भी दो हैं, इसके अंदर भी क्या है, दो है। लेकिन देखा जाए लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3, बेरिलियम का 4, 5, 6, 7, 8, 9। आगे की तरफ जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इसके अंदर प्रोटॉन 3 है, इसके अंदर 4 है, इसके अंदर 5 है, फ्लोरीन के पास कितने हैं, 9 है। अब जब 9 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 9 होंगे। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा इतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। सो जब हम पीरियड में राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। सो सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन की है। इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 0 है। इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 0 है। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड नहीं बनाते। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम कैसे मतलब मेजर कैसे करते हैं, इसके लिए कुछ स्केल बनाए हैं, इसमें पाउलिंग स्केल है, जो हमने मतलब जो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ रहे थे ये पाउलिंग स्केल से पढ़ रहे थे, ठीक है। नाम नोट कर लो, शायद कहीं पे आ जाए, पाउलिंग स्केल, ठीक है। इसके अलावा एक दो स्केल और भी हैं, लेकिन अभी उसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा मैं। सो पाउलिंग स्केल से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रहे थे, मेजर कर रहे होते हैं। सो ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से। अभी मैं आपसे कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ, जिसमें पोलर और नॉन पोलर क्या होता है। डियर स्टूडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। पहले तो सबसे पहले आपको कॉमन जो एलिमेंट है सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता होना चाहिए। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, फ्लोरीन की है 3.0, कार्बन की है 2.5, हाइड्रोजन की है 2.1, जबकि सोडियम की होती है 0.9। अब अगर इनको देखा जाए, अभी इसके बाद जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, उसके अंदर जिस तरह मिसाल की तो मैं आपसे कहता हूँ कि HCl है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है, पोलर है या नॉन पोलर है, या मुझे कैसे पता चलेगा कंपाउंड आयनिक है, ये कौन सा कंपाउंड है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखूंगा, इसके बाद मेरे पास एक वैल्यू आएगी।
अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू 0 से लेके 0.4 तक आई तो हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इन दोनों के दरमियान बॉन्ड कौन सा होगा? नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब जिसमें कोई पोल ना हो, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव ना हो, जिसमें चार्जेस का कोई डिफरेंस ना हो। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से लेकर 1.7 तक हो वो हमारे पास क्या होगा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगर 1.7 से ज्यादा हुआ तो वो हमारे पास होगा आयनिक बॉन्ड। जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं आपसे एग्जाम्पल की डिस्कस करता हूँ H2 की। H2 हमारे पास क्या है? एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। कौन सा है? H2, मतलब 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मालूम करना है। फार्मूला है ये, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.1। सो 2.1 माइनस 2.1 आंसर कितना आ जाएगा? 0। अभी मैंने आपको क्या बताया था? अगर 0 या 0 से लेके 0.4 तक हुई तो ये हमारे पास इन दोनों के दरमियान बॉन्ड तक कौन सा होगा? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो H2 हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल हुआ? नॉन पोलर मॉलिक्यूल हुआ। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से 1.7 तक हुआ, जिस तरह मिसाल के तौर पे HCl है, HCl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर मालूम की जाए, क्लोरीन की कितनी है? क्लोरीन की है 3.0, हाइड्रोजन की कितनी है? 2.1। सो अगर 3.0 से 2.1 को माइनस किया जाए तो हमारे पास आंसर बच जाता है 0.9। अब मुझे बताओ 0.5 से लेके 1.7 तक जो होता है, तो 0.5, 0.6, 0.8, 0.9। 0.9 कौन से में आ रहा है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में आ रहा है। सो HCl को जब हम लिखेंगे, HCl को, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तभी ये क्या बन गया? पोलर बन गया। पोलर क्या होता है? जिसमें हमारे पास 2 पोल बनते हो, एक तरफ पॉजिटिव पोल, दूसरी तरफ नेगेटिव पोल। डियर स्टूडेंट, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हुआ तो वो बॉन्ड कौन सा होगा? आयनिक बॉन्ड होगा, जिसकी एग्जांपल क्या हमारे पास NaCl है। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फाइंड करूं NaCl का, सोडियम और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 3.0, जबकि हमारे पास सोडियम की कितनी है? 0.9। अगर 3.0 से 0.9 को माइनस किया जाए तो आंसर हमारे पास आता है 2.1। तो 2.1 1.7 से क्या है? ज्यादा है। सो हमारे पास NaCl में बॉन्ड कौन सा होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। और NaCl हमारे पास कौन सा कंपाउंड हुआ? आयनिक कंपाउंड हुआ। तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ बातें थी। अब ये तो हमारे पास वैल्यूज आ गई। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत छोटा हुआ या 0 के बराबर हुआ तो वो कंपाउंड हमारे पास कौन सा होगा? नॉन पोलर होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हुआ, मतलब ज्यादा हो, जिस तरह हमारे पास 0. अभी मैंने डिस्कस किया ना, 0.5 से ज्यादा हुआ, तो तब हमारे पास वो कंपाउंड कौन सा होगा? पोलर कंपाउंड होगा। डियर स्टूडेंट, मैंने आपके सामने आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड का जिक्र किया। ये दरअसल क्या होते हैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बॉन्ड की हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं, जिसमें हमारे पास आयनिक बॉन्ड आ जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड आ जाता है, मेटालिक बॉन्ड आ जाता है, इसके अलावा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, अब अगर इसमें बात की जाए आयनिक बॉन्ड की, तो आयनिक बॉन्ड हमारे पास बॉन्ड की वो टाइप है जो कि बनता है कब? कि जब हमारे पास एक एटम कंप्लीट ट्रांसफर करे इलेक्ट्रॉन को। जिस तरह मिसाल के तौर पे मैंने आपके सामने NaCl की एग्जांपल ड्रॉ भी की थी। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसके आखिरी शेल में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के एटॉमिक नंबर है 17, इसके आखिरी शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम क्या करता है? 7 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो सोडियम क्या करता है? अपने से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होता है, दे रहा होता है। किसको? क्लोरीन को। तो सोडियम ने क्या किया? कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया। और जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? प्लस चार्ज आता है। और जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। इन दोनों के दरमियान ये जो टेम्परेरी सी अट्रैक्शन है, ये जो बॉन्ड है, इसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग से बने, 2 एटम आपस में अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करें? शेयर करें। इसके अलावा मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड हमारे पास ऐसा बॉन्ड होता है जो कि मेटल में बनता है, जबकि हमारे पास मेटल क्या करें? अपने इलेक्ट्रॉन को, मेटल के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, जिनको हम डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मेटल का डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन का पीछे मेटालिक क्रिस्टल के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज एटम होंगे, इनके साथ जो बॉन्ड होता है, बहरहाल ही मैंने बहुत डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं। ये स्टूडेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से। होपफुली आपको समझ में आए होंगे। इसके अंदर कुछ चीज़ें याद करने की, इनको याद कर लें। अगले लेक्चर तक ले मुझे इजाज़त दें, पढ़ाई करते रहें। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकता है। ओके डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, ऑल द वेरी बेस्ट।